मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। इंडिया न्यूज़ चैनल के 14 साल पूरे करने के उपलक्ष्य में मैं मथुरा हूँ कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आज हमारे मध्य में मौजूद हैं इंद्र कुमार वशिष्ठ और साथ ही साथ ब्रज गोपाल शर्मा, जो वार से जुड़े हुए हैं, सम्मानित वार के पदाधिकारी हैं। सबसे पहले मैं परिचय दूंगा और इनके बारे में बताना चाहूँगा। इंद्र कुमार वशिष्ठ 1989 से वकालत के पेशे से जुड़े हुए हैं। 2003 में पहली बार वार एसोसिएशन के सचिव बने थे। इसके बाद 2012 में वार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने और 2016 में एक बार फिर वार एसोसिएशन के अध्यक्ष बनने का आपको मौका मिला था। वहीं हमारे साथ स्टेज पर मौजूद हैं ब्रज गोपाल शर्मा। 1984 में आपने वकालत शुरू की। 1994 से बीएसए कॉलेज में लॉ के बाद लेक्चरर के पद पर आप तैनात रहे। इसके बाद 1999 में वार एसोसिएशन के आप सचिव बने और इसके बाद 2011 में वार एसोसिएशन मथुरा के आप अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 2017 में एक बार फिर से आप वार के अध्यक्ष बने। बचपन से जनसंघ का झंडा लहराते हुए आपने बीजेपी के पार्टी में सक्रिय रूप से कार्य किया था। मेरे साथ में मौजूद हैं मेरे साथी योगेश खत्री। मैं उनसे कहूँगा कि वो जो है शुरुआत करें इस स्पेशल टॉक शो की। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं डॉक्टर ब्रज गोपाल शर्मा और इंद्र कुमार वशिष्ठ, पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान बार एसोसिएशन की एक अहम भूमिका रहती है मथुरा जनपद में और एक प्रतिष्ठापूर्ण स्थान प्राप्त है आपको समाज में। आपका जब चुनाव होता है तो बड़ा एक रोचक नज़ारा देखने को मिलता है जब बार के वर्तमान और निवर्तमान पदाधिकारी हों, तो जाहिर सी बात है कि अधिवक्ताओं और उनसे जुड़ने वाले वादकारियों और तमाम अन्य संबंधित लोगों से जुड़ी हुई बातों की बात होगी, हर खासो आम की बात होगी, हर सवाल उठाया जाएगा, हर मुद्दा उठाया जाएगा। और यहाँ पर बार एसोसिएशन के वर्तमान सचिव भी हैं त्रिलोक चंद्र शर्मा और संयुक्त सचिव भी मौजूद हैं मनोज शर्मा और साथ ही हमारे पैनल के डॉक्टर सत्यदेव आजाद भी गंभीरतापूर्वक सुन रहे हैं और अनूप शर्मा भी यहाँ पर मौजूद हैं सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए और तमाम अन्य हमारे अतिथिगण हैं। शुरुआत करते हैं आपसे बातचीत की। अध्यक्ष जी, 35 साल से एक मुद्दा चला आ रहा है मथुरा में, खंडपीठ की मांग का। जी, 35 साल से बार एसोसिएशन हर सोमवार को नो वर्क रखती है जी। और कब तक चलेगा ये नो वर्क? खत्री जी, पहले मैं आपको अधिवक्ताओं की भूमिका के बारे में अवगत कराना चाहता हूँ। अधिवक्ता की भूमिका समाज के अंदर ये नहीं है कि अपनी रोजी रोटी विधिक व्यवसाय से कमाए, मुवक्किल से पैसा ले, किसी के हित का प्रोटेक्शन करे और अपने परिवार का पालन पोषण करे। इससे थोड़ा सा इतर हटके मैं आपको बताना चाहता हूँ, अधिवक्ता की अहम भूमिका जब से मैंने होश संभाला है तब से, और तब से मैंने पूर्वजों का इतिहास पढ़ा है तब से, भारतीय इस संस्कृति को कायम करने में, कानून व्यवस्था को कायम करने में, यहाँ तक
कि इस माहौल में जो आप बैठे हो स्वतंत्रता के में, इसको कायम कराने में अधिवक्ताओं की अहम भूमिका रही है। अधिवक्ता समाज का सचेतक होता है, समाज का एक प्रहरी होता है। हम जो आपने प्रश्न उठाया कि हम हड़ताल पे हैं, तब से मैं 1984 में वकालत में आया, उससे पहले से सोमवार की स्ट्राइक देखता चला आ रहा हूँ। ये हमारे लिए नहीं है, ये मेरे समाज के उन लोगों के लिए है जो समाज में कुचले हुए हैं, गरीब हैं, जिनको न्याय पाने के लिए इलाहाबाद जाने में कठिनाइयाँ होती हैं, और जो न्यायालय के खर्चे जिनमें इजाफा हो जाता है इलाहाबाद जा कर के, उन लोगों की मोनोपोली को तोड़ने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों ने ये उचित समझा, अधिवक्तागण ने, कि क्यों न खंडपीठ की स्थापना हमारे यहाँ की जाए, जिससे हमारे वादकारियों को निश्चित रूप से सुलभ और सस्ता न्याय मिले। और इसके लिए जसवंत सिंह आयोग भी बनाया गया, उसने अपनी रिपोर्ट भी दी, और रिपोर्ट आगरा में खंडपीठ की स्थापना किए जाने की दी। इसके बावजूद क्यों नहीं हो पाई खंडपीठ की स्थापना? मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है, और आप बहुत अच्छी तरह जानते हो मैं अपनी बात को बेबाक कहने के लिए निश्चित रूप से कायम रहता हूँ। ये जो राजनीति है ना, बहुत बुरी चीज़ ही है। जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट ये थी कि जो माननीय उच्च न्यायालय की बेंच आगरा में स्थापित हो। आगरा में पूर्व में भी पहले हाईकोर्ट की बेंच रह चुकी है। आगरा सेंटर में पड़ता है, आगरा से कंट्रोल हो सकता है, लेकिन ये बात मैं पहली बार सुन रहा हूं कि आगरा में पूर्व में हाईकोर्ट की बेंच रह चुकी है। यस, 1800 समथिंग। वशिष्ठ जी, स्वतंत्र होने से पहले, अच्छा, स्वतंत्रता से पहले हाईकोर्ट में हाईकोर्ट रहा है। हाँ। नहीं, हाईकोर्ट रहा है आगरा में। हाईकोर्ट आगरा में रहा है। यस। ये तो वास्तव में एक ज्ञान की बात है हमारे सभी दर्शकों के लिए कि हाईकोर्ट आगरा में रहा है, और आज हाईकोर्ट की बेंच के लिए हम 35 साल से संघर्ष कर रहे हैं। बेंच के लिए तो ये क्या कहेंगे कि मादा नहीं है मथुरा के अधिवक्ताओं में अपनी जीत हासिल करने का, अपनी लड़ाई को जीतने का? असल में इसमें जो हमारे यहाँ के नेता हैं वो कमज़ोर हैं। पूर्वांचल के नेता बहुत मजबूत हैं, वो अपनी बात को मनवा लेते हैं। तब के हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी रहे थे, जो वेस्टर्न यूपी से ही थे। मायावती भी वेस्टर्न यूपी से ही रही हैं। और एक हमारे यहाँ ये लड़ाई और शुरू हो गई है आगरा और मेरठ में। मेरठ वाले कहते हैं कि मेरठ में बने, आगरा वाले कहते हैं कि आगरा में बने, जबकि जसवंत सिंह आयोग ने सिफारिश आगरा की थी। अब ये लड़ाई और चल रही, इससे भी हमें नुकसान हो रहा है। आपने ये बात कभी जोर से नहीं उठाई कि पूर्व में जब यहाँ पर हाई कोर्ट रही है तो अब खंडपीठ तक क्यों नहीं? ये बातें हमने उठाई हैं। हमारी लॉ मिनिस्टर थे उस समय, उनसे भी वार्ता हुई थी, उनसे कही थी। जेटली साहब भी से भी वार्ता हमारी 2 साल पहले हुई थी, वो भी सहमत थे। पर वही बात आ जाती है नेतागिरी की, हमारे यहाँ के नेता कमज़ोर पड़ जाते हैं, पूर्वांचल के नेता मजबूत। युवा अधिवक्ता यहाँ पर हैं, मनोज शर्मा हैं, तो आपसे हम मुखातिब हो रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि खंडपीठ के न होने से क्या परेशानियां हैं और होने से क्या सहूलियतें होंगी, किस किस को सहूलियत होगी? जी, मैं यहाँ ये जो है क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ खंडपीठ ना होने से जो सबसे ज़्यादा नुकसान जो हो रहा है, जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा कि हम लोग अपने लिए नहीं, हम अपने समाज के लोगों के लिए यहाँ पर लड़ रहे हैं। और यहाँ खंडपीठ होने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन्हीं लोगों को मिलने वाला है। सहूलियत से उन्हें यहाँ पर अपने मुकदमों में पैरवी करने का मौका मिलेगा। अब यहाँ से दूर इलाहाबाद जाने पर उनका अनावश्यक टाइम और ख़र्चा भी ज़्यादा पड़ता है। और यहीं पर आपके बराबर में सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं। सेक्रेटरी साहब, क्या लगता है आपको वादकारियों को अपने अधिवक्ताओं पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो साथ नहीं देते हैं बार एसोसिएशन का, और बार एसोसिएशन केवल एक औपचारिकता सी निभाती आ रही है और उसे निभा रही है? दरअसल सक्रिय भूमिका इसमें नहीं निभाई गई। इस वजह से ऐसा नहीं है वादकारियों को कभी साथ लेने का प्रयास ज़्यादा नहीं किए गए, ऐसा मैं मानता हूँ। पहले हमारे दोनों अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं और सचिव भी रह चुके हैं।
लेकिन वादकारियों को या फिर जनता को, पब्लिक को अपने साथ लिए जाने का कभी आह्वान ऐसा हुआ नहीं, अन्यथा वो भी साथ देगी यहाँ की जनता। सबसे बड़ी बात एक और होगी, खंडपीठ अगर यहाँ पे बनती है तो हमारा जो जितनी पेंडेंसी है, जितना लंबा हमारा यहाँ पे न्याय नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए बराबर हम डेटों के लिए भटक रहे हैं हाई कोर्ट तक लंबा यहाँ से खर्चा करके, वो भी यहाँ हमें तुरंत सुलभ न्याय मिल सकेगा। हम इस एक बिंदु का जो मुख्य बिंदु है बार एसोसिएशन के लिए, इससे अहम बिंदु कोई नहीं हो सकता, और मथुरा के वादकारियों के लिए इससे अहम बिंदु कोई नहीं हो सकता। इसका समाधान चाहते हैं कि ये आप हड़ताल अभी कब तक रखना चाहते हैं? पूर्व अध्यक्ष जी, आपकी क्या राय है कि क्या इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए? अब असल में हड़ताल से का कोई औचित्य नहीं रहा है। अब हड़ताल तो अब एक सिंबॉलिक वो बन गया है। अब हमारे यहाँ के वकील हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए इस हड़ताल को कर रहे हैं। अब इस हड़ताल से हाई कोर्ट की बेंच स्थापना पर कोई असर नहीं है। पहले पूर्व में पूरी जनता ने, मथुरा ज़िले की जनता ने पूरा सहयोग किया था। मथुरा अभूतपूर्व बंद रहा था, हजारों की संख्या में हम लोगों ने जुलूस भी निकाले थे। जी, ये बात सही है आपकी। मुझे लग रही है कि कुछ समय के लिए वादकारियों ने सहयोग दिया होगा, या मुझे ऐसा पता है, जैसा अभी कह रहे थे सेक्रेटरी साहब, कि आह्वान ही नहीं किया। मुझे तो लगता है कि आह्वान किया गया, लेकिन शायद साथ नहीं दिया गया वादकारियों के द्वारा। आप कह रहे हैं कि बाजार बंद रहे हैं, ये थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा है, पुरानी बात होगी, कभी मेरे सामने भी हुई होगी। हाँ, करीब 10-12 साल पहले मथुरा पूरा जिला बंद रहा था, देहात भी बंद रहे थे। देहात से बहुत लोग आए थे, करीब 10-20 हज़ार की संख्या में जुलूस भी निकले थे। एक बार ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन वो कुछ एक रोज के लिए हुआ था, मुझे याद ना महीनों चला था, कई महीनों चला था। अब असल में सब लोग टूट चुके हैं। हाँ। इस हड़ताल से, अपनी मांग से, करीब 30 साल पुरानी, 30 से भी ज़्यादा साल पुरानी मांग है। अब लोगों को ये लगने लगा है कि अब इससे कुछ होगा नहीं। जब तक हमारे नेता जो हैं यहाँ के यह ताकत नहीं लगाएंगे या प्रदेश नहीं अलग होगा, तब तक मुश्किल ये हाई कोर्ट बेंच की स्थापना हो। दूसरी नेता लोग ताकत लगाएं, और नेताओं पर आपको भरोसा नहीं है। नेता राजनीति करते हैं, ये आप आरोप लगाते हैं। अध्यक्ष जी, नहीं, मैंने ऐसा कहा कि ये जो इस समय सरकार हमारी है, हम ये भी नहीं कह सकते कि स्टेट गवर्नमेंट चाहती है और सेंट्रल गवर्नमेंट को व्यवस्था करनी है, ये करना है, वो करना है। इस मुहिम को हम लोगों ने यह तय किया है थोड़ा। इस समय सरकार हमारी है, ये आपने जो बात उतारी है जी, वो कैसे उतारी है? वो इसलिए क्या बार एसोसिएशन कोई सरकार चलाती है? क्या बार एसोसिएशन कोई पार्टी है? आप बताइए कृपया। बार एसोसिएशन आपने कहा स्टार्टिंग में, या फिर आपको अपना कोई राजनीतिक भविष्य नजर आ रहा है? वो राजनीतिक भविष्य में वकील हो गया, मैं शिक्षक हो गया, मुझे पूर्ण आनंद इसमें आ रहा है। राजनीति से कोई इसका मतलब सरकार नहीं है। आपकी है तो फिर क्यों नहीं हो रही है मांग? मतलब एक मत के लोगों की सरकार है, ऐसा मेरा आशय कहने का ऐसा है। बार एसोसिएशन की कोई सरकार नहीं है, लेकिन बार एसोसिएशन के पदाधिकारी जरूर किसी एक विचारधारा के हैं, ऐसा मेरा मत है। अब मेरा आशय है, इस मुहिम को मैं अपने सभी मेंबरान, सभी सम्मानित लोगों से, सीनियर्स से कंसल्ट करके एक बार पुनः उठाना चाहते हैं हम इसे पुरजोर। और अगर हमें सफलता मिलती है तो ठीक है, अदरवाइज सोमवार की हड़ताल को हम कंटिन्यू नहीं करेंगे आगे। या तो हमको एक बार कर लेना चाहिए, नहीं तो 35 साल से कंटिन्यू करते चले आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अब नहीं करेंगे? नहीं, अब एक पहली बार ऐसा संयोग बना है कि अब ये नेता लोग जो लुका छुपी का खेल खेलते हैं ना, अब नहीं खेल पाएंगे। अब यूपी में भी आपकी सरकार है भाई, सेंटर में भी आपकी सरकार है, अगर आप हमें देते हैं तो अब दे दीजिए। इनकी तो सरकार है। वशिष्ठ जी, आप बताइए, क्या आपका इनसे इकरार है या इनकार है? मेरा तो इनकार ही है। हाँ, ये भी जब इनके बीजेपी में हैं आप, और बीजेपी के कोई बड़े नेता इनसे कहेंगे आप शांत रहिए, तो ये हो सकता है ये भी शांत हो जाए। हाँ, क्योंकि फिर वो ये हड़ताल को और ख़त्म कराए दे रहे हैं ना। हड़ताल ख़त्म हो जाए तो बढ़िया बात है, हड़ताल ख़त्म हो जाए बढ़िया बात है, हम भी इनका सहयोग करेंगे पूरी तरह से। क्योंकि बाद खंडपीठ नहीं बने तो अच्छी बात है जी। खंडपीठ जरूर बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी,
और बननी चाहिए। और एक 35 निवेदन साल करता में हूं, तो साहब आपसे बनी नहीं, बनेगी। आपने वकालत शुरू की नहीं, उससे पहले से ये मांग चली आ रही है, हड़ताल चली आ रही है। खत्री साहब, इस देश को कभी कोई सोचता था कि इस अंग्रेजों की हुकूमत से आज़ाद करा लेंगे? कभी आपने सोचा था? इतना ब्रिटिश साम्राज्य था, इस देश को आज़ादी मिली नहीं मिलती आज़ादी अगर संघर्ष नहीं किया जाता। अगर वकील नहीं होते तो आज़ादी नहीं मिलती। चलिए मैं बीच में वकील बात को समाज थोड़ा का प्रहरी रोकूंगा है। और आपसे पूछूंगा, कहीं ना कहीं सोमवार की जो ये हड़ताल है ये खत्म हो जाएगी तो निश्चित जो है वादकारियों को भी कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा, क्या कहेंगे इसको लेकर? वादकारियों को लाभ के लिए ही तो हम हड़ताल रखे हुए हैं कि हमारी मांग जायज़ है और कंटिन्यू रहे। और बहुत सुंदर बात आपने कही, वादकारियों के लाभ के लिए ही, उनके हितों के लिए ही आप इस हड़ताल को जो है जारी रखे हुए हैं। एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे। मैं हूं मथुरा का एक्सक्लूसिव टॉक शो, जिसमें कि आप देख रहे हैं हमारे मध्य में मौजूद हैं वार के पूर्व अध्यक्ष इंद्र कुमार वशिष्ठ और साथ ही साथ वार के वर्तमान अध्यक्ष ब्रज गोपाल शर्मा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौटते हैं, देखते रहें नियो न्यूज़। मैं मथुरा हूँ, 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 मैं मथुरा हूँ। मैं मथुरा हूँ के इस एक्सक्लूसिव टॉक शो में आपका फिर से स्वागत है। हमारे मध्य में मौजूद है मथुरा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ब्रज गोपाल शर्मा और बार के पूर्व अध्यक्ष इंद्र कुमार वशिष्ठ जी, और उनके साथ चर्चा करेंगे हमारे साथी योगेश खत्री। अध्यक्ष जी, बार एसोसिएशन को एक प्रतिष्ठापूर्ण दर्जा प्राप्त है जी, और इसके बावजूद बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो नहीं होनी चाहिए जी नहीं। और कुछ बातें ऐसी होती हैं लगता है हमें नहीं कहनी चाहिए, कभी नहीं होती हैं। आप ये कहेंगे। और देखा गया है, बताइए, कि अब बार के जो पदाधिकारी होते हैं जी, वो भी अपने आप को किसी नेता से कम नहीं समझते हैं और वे बात करते हैं लंबी चौड़ी चौड़ी। जैसे आमतौर पर आज कोई भी चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, तो उसमें जो चुनाव लड़ने वाले लोग होंगे वो ये ज़रूर कहेंगे कि हम यमुना प्रदूषण मुक्त कराएंगे, है ना। और जैसे ही चुनाव जीत जाएंगे वो यमुना प्रदूषण को भूल जाएंगे और यमुना जी की तरफ देखना भी भूल जाएंगे। और इसी तरह से अब बार एसोसिएशन के लोग भी करने लगे हैं। जब भी चुनाव जीतेंगे पहले तो अपना कई जगह सम्मान कराएंगे, फूल मालाएं चढ़वाएंगे और यमुना जी पर पूजन करने जाएंगे और ये कहेंगे कि हम जन जन की पीर हरेंगे और जो यमुना प्रदूषण है इसको दूर कराएंगे, लेकिन करता कोई कुछ नहीं है। नेता हो गए आप। खत्री साहब, आपने ऐसा कहा कि बार एसोसिएशन के जो पदाधिकारी होते हैं वो अपने आप को नेता से कम नहीं समझते हैं। मैंने आपसे अभी अभी निवेदन किया था, इस देश में नेता बहुत हुए। जिन वकीलों की वजह से हमें नेतृत्व मिल रहा है, उन वकीलों के पूर्वज वकीलों ने इस देश की आज़ादी में योगदान दिया। वो कहाँ उन्होंने सक्रिय भूमिका नहीं अदा की, आप मुझे बताइए। अरे साहब, वकीलों ने नहीं, समाज के हर वर्ग ने योगदान दिया। छोटे छोटे रिसाले, छोटे छोटे समाचार पत्र आजादी की लड़ाई का हिस्सा हो गए थे। वकील भी आज हम उसमें जीवन की हिस्सा थे। सच्चाइयों का हिस्सा नहीं है। वो वकील भी हिस्सा थे जिन उसमें। चीजों का हमें हिस्सा होना चाहिए, जिन बातों को हमें उठाना चाहिए, क्या नहीं उठाई? हम नहीं, हम बात उठाते हैं रेगुलर जी। आपने जमुना जी के प्रदूषण की बात कही। मैं मथुरा हूं कार्यक्रम आपका चल रहा है। गिरिराज जी और जमुना जी के बिना ब्रज का कहीं अस्तित्व नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है। जमुना जी निश्चित रूप से प्रदूषण मुक्त होनी चाहिए। हमारे पास कोई ऐसा फंड नहीं है। हम अपनी इच्छा शक्ति से, हम अपनी कर्तव्य निष्ठा से, हम अपने शारीरिक बल से कुछ कर सकते हैं। और बहुत सा फंड आया, लोगों ने किया, लोग उसमें काम कर रहे हैं। मैंने सुना है कि बहुत कुछ एनजीओज में भी रुपया आया, उस एनजीओ के रुपये को लोगों ने खर्च किया। क्या नहीं किया, मुझे तो कुछ प्रदूषण मुक्त जमुना जी होती दिखाई नहीं दी। और आप ये कहते हैं कि जब ये मोर्चा संभालेंगे, ये खोलेंगे, जमुना जी को कराएंगे, ऐसे स्लोगन्स वकील के जो इलेक्शन में कैंडिडेट होते हैं ऐसा स्लोगन्स नहीं देते हैं। जमुना जी में आस्था है,
वो अपनी विजयश्री के लिए जमुना जी का पूजन करते हैं, श्री गिरिराज जी का पूजन करते हैं, कोई बांके बिहारी का करता और ये है। कहते हैं कि हम अधिवक्ताओं के ही नहीं वरन आम जनमानस के हितों की रक्षा करेंगे, लड़ेंगे। यस। पूर्व अध्यक्ष जी आप बताइए यहाँ पर, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल दिल से बताइए। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारी भावना भी यही है, पूरे मथुरा जिले की भावना ये है कि जमुना जी स्वच्छ रहें। हम भी जाते हैं और जमुना जी के जो भी आंदोलन हुए सभी वकीलों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। दिल्ली तक गए थे हमारे यहाँ के बहुत वकील, वहाँ भी हुआ था और उसका असर भी पड़ा है। एक जो गंगा जी के साफ करने की मुहिम चली है उसमें भी जमुना जी के साथ भी चल रहा है। हमारे यहाँ के गोपेश्वर जी बैठे हैं, इन्होंने भी हाई कोर्ट में रिट की थी जमुना जी के लिए, आज भी लड़ रहे हैं। हम इनके साथ हैं पूरी तरह से और रहेंगे। गोपेश्वर नाथ जी की तरफ आपने मेरा ध्यान आकर्षित कर दिया, तो गोपेश्वर नाथ जी का इसमें इन्वॉल्वमेंट कराना बहुत आवश्यक हो जाता है। गोपेश्वर नाथ जी आप बिल्कुल सच बोलने के लिए माहिर हैं, है ना, और कड़वा कड़वा बोलते हैं। इस बार पता नहीं कैसा बोलेंगे, क्योंकि हाल ही में आपकी भी सरकार आ गई है और ये तो कह ही चुके हैं कि हमारी सरकार है। तो हमको आपसे सच्चाई की दरकार है। आप सच बात बोलिए कि क्या आपके संघर्ष में जो यमुना के शुद्धिकरण के लिए आपने याचिकाएं आदि की हैं, उनमें कभी बार एसोसिएशन का आपको सहयोग मिला? बिल्कुल सच सच बताइएगा आप, और आपसे सच्चाई की हम अपेक्षा रखते हैं। ऐसा है कि बार एसोसिएशन के ना हमने कभी कोई अपेक्षा भी नहीं की, लेकिन इनके जो लॉयर्स हैं, जो सिविल को जो है लॉयर्स हैं, महेश चतुर्वेदी जी वगैरह आदि आदि, उनसे जब भी कोई अपेक्षा की किन्हीं एप्लीकेशन बनवाने के लिए, रेवेंडर बनवाने के लिए, तो उनने मदद जरूर की और कभी कोई मना फीस ली नहीं ली? नहीं नहीं, बार से जब भी जो सहयोग हो नहीं, उसके लिए बार एसोसिएशन तत्पर है। नहीं, आपको जो सहयोग आपके सामने कह रहे हैं कि बार एसोसिएशन ने सहयोग किया। नहीं, कई बार आप ऐसा करते हैं। एक बार हमें भी वाकया याद है कि एक बार एक छाता की एक युवती के साथ दुराचार हो गया था। दुराचार हुआ था, ठीक है ना, विदर्भी लोगों ने किया था। हाँ, अब आप इन बातों को न करें। दुराचार हुआ था और उसका केस आपने हमारे अनुरोध पर निःशुल्क लड़ा था और 2 मुलजिमों को उसमें सजा भी हुई थी 10-10 साल की, है ना, जेल में है। छाता के शेरगढ़ शाही मोहल्ले का वो प्रकरण था। जी। लेकिन हम आपसे पूछेंगे कि आज ये क्या हाल हो गया है बार एसोसिएशन का? इतना खर्चा होता है इस चुनाव में और क्या क्या नहीं चलता है इस चुनाव में। आपसे तो, आपकी तो सरकार है, आपसे मैं कुछ नहीं कहूँगा, आपसे मुझे नहीं दरकार है, आपसे ही चाहिए इनकार है। ऐसा है, मैं 3 चुनाव लड़ा हूँ और सेक्रेटरी रहा हूँ, 2 बार प्रेसिडेंट रहा हूँ। मेरा तो खर्चा होता नहीं है कभी भी, ना मैंने कोई खर्चा किया है। पब्लिक हमारे वकील हैं, साथी हैं, पसंद करते हैं, चुन लेते हैं। और हमारे यहाँ ना तो कोई ऐसा फंड है कमाने का, केवल वकीलों फंड क्यों नहीं है साहब? आप जो है एक 2 रुपए के कागज के, अब कितना रुपया चल रहा है वकालतनामे का, वो ले लेते हैं और आप ये कहते हैं कि ये कार्य ऐसे नहीं होगा, ये कार्य ऐसे नहीं होगा। सारे कार्य तो आप करा रहे हैं। असल में संस्था चलाने के लिए खर्चे की जरूरत पड़ती है और हम बाद कार्यों के लिए सब कर रहे हैं। कचहरी पर आरओ का वाटर प्लांट लगे हुए हैं, 2 लाखों रुपए साल का खर्चा आता है। बादकारी भी पीते हैं, आप भी पानी उसको पीते होंगे जाके, तो वो खर्चा उसी में से चलता है। हमारी बात का जवाब नहीं आया। कौन सा वाला? खर्चा बहुत होता है और तमाम अनैतिक साधनों का प्रयोग होता है बार एसोसिएशन के चुनाव में। और जब कोई खर्चा नहीं होता, मैं वहां पर कवरेज करने जाता हूं रात्रि में तो मेरा दिल रोता है। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। आप निश्चित विद्वान कहलाते हैं, लेकिन इसके बावजूद वहां पर जो परिदृश्य उत्पन्न होता है, कोई खर्चा नहीं होता है, वो नहीं होना चाहिए। आप कृपया, अभी मैं पूर्व अध्यक्ष जी, चूंकि मैं तुम्हारी आपने एक इतिहास रचा है जिनके खिलाफ कोई चुनाव नहीं लड़ रहा था, कई प्रत्याशी मैदान से हट गए थे, आप लड़े और फिर जीते भी। और आपके बारे में थोड़ा सा इस तरह की चर्चा भी है कि आपने जो चुनाव लड़ा उसमें खर्चा हुआ तो होगा ना के बराबर। निश्चित रूप से मैं कहना नहीं चाह रहा, आप समझ जाओ बस। मेरे चुनाव में इशारों की बातें, इशारों में ही कह रहा हूँ। जो भी ऐसे अभी हम घेचा की बात कर रहे थे तो बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए। जो भी आप गलत चल रहे हो, गलत रास्ते पे जा रहे हो। मेरे बारे में कचहरी में कोई नहीं कह सकता इस बारे में। आपके बारे में तो मैं कह रहा हूं कि आपका खर्चा सबसे कम हुआ, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं, इसीलिए आपसे
ये चाह रहा हूं कि आप सच्चाई बताएं कि हाँ जो कुछ होता है वो गलत होता है, उसको नहीं होना चाहिए। हमारा किसी पर कोई कटाक्ष करने का इरादा नहीं है। मैं कहता रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, हमारा एक आईना दिखाने का इरादा है कि आप देख लीजिए ये दाग है, चाहे तो मिटा लीजिए। मैं भी बीच में बोलना चाहूंगा। हमारे पैनल के जो वरिष्ठ साथी यहाँ पर मौजूद हैं, सत्यदेव आजाद जी, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा, जैसा कि अभी यहाँ पर जो खर्चे की बात आई है उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या आप समर्थन करेंगे इस बात का? देखिए, ये बात तो सही है कि चुनाव में खर्चा कम से कम होना चाहिए। अभी जैसे खत्री ने कहा कि हमने इशारों में कह दिया, तो हर एक आदमी ने कुछ ना कुछ उसका अपनी तरह से अर्थ लगाया। जहाँ तक इस बात का है कि हाँ, एक वकील, मैं इस बात से सहमत हूँ कि वो समाज का सच्चा प्रहरी होता है और वो समाज के हित के लिए ही कार्य करता है। जहाँ तक इसका बात है कि 35 साल से चली हुई हड़ताल और अभी तक भी नहीं ख़त्म हुई है, वो मैं समझता हूँ कि इसमें ज़रूर कहीं ना कहीं वकीलों का भी इसमें स्वार्थ है कि जो वो इसको अपने अच्छी तरह से, सजगता से, सक्रियता से इसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। राजनीति से इसका कोई मतलब नहीं है, इसको मतलब ही नहीं है। वैसे ही न्यायपालिका हमारी अलग है। कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत ही सुंदर आपने बात की। यहाँ पर स्वार्थ कहीं ना कहीं इसमें जोड़ दिया, हालांकि आपने इसको राजनीति बताया था, लेकिन इस पर मैं निवेदन करता हूँ बाबूजी, इसमें थोड़ा सा मामला मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। माननीय उच्च न्यायालय की बेंच अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आती है, बड़े खुले हृदय से मैं कहता हूँ पूर्व के अधिवक्ता निश्चित रूप से जमीन पर आ जाएंगे। वो जैसे ही बेंच की बात चलती है वो तुरंत वहाँ हड़ताल करते हैं, मरने मारने को आमादा हो जाते हैं, माननीय उच्च न्यायालय को चलने नहीं देते हैं, कोई कार्रवाई को आगे बढ़ने नहीं देते हैं, और वहाँ जो पूर्वी राजनीति है वो निश्चित रूप से हावी हो जाती है। उनकी हड़ताल को खोलने के लिए वहाँ के जो सीजे हैं वो भी उनको आश्वासन देते हैं कि हम देख रहा हूँ अभी मैं देख रहा हूँ एक और बार एसोसिएशन है, अभी मैं देख रहा हूँ एक और बार एसोसिएशन है, दूसरी ओर सिविल लॉयर्स फोरम के सचिव रहे अभी कुछ समय पूर्व तक, बल्कि ये कहूँ कुछ दिन पूर्व तक राकेश तिवारी आ चुके हैं जो द्वारकाधीश मंदिर के मीडिया प्रभारी भी हैं। और सिविल लॉयर्स फोरम के जब प्रोग्राम में हम जाते हैं जी, तो बड़ी सादगी पाते हैं और आपके अधिवक्ता बहुत हो हल्ला मचाते हैं। और मैं कहता था आपसे वर्ष 2011 में जब आप बने थे अध्यक्ष कि आपका ये जो हॉल है इसमें आप हमको बुला तो लेते हैं, लेकिन बैठने को कुर्सियां भी उपलब्ध नहीं कराते हैं, और आप जहां कहीं जाते हैं वहां अपना भरपूर सम्मान चाहते हैं। इसके बाद भी मैंने उसे चौड़ा कराया, आपने चौड़ा कराया, लेकिन उसका परिणाम क्या आया? आज भी आपके सीनियर एडवोकेट्स कई बार देखता हूं मैं खड़े रहते हैं, हमको भी खड़ा रहना पड़ता है। इस ऑडिटोरियम में भी मेरा जो परिवार है वो इस ऑडिटोरियम में भी नहीं आ सकता है। मैं क्या करूं, परिवार बढ़ता चला जा रहा है, परिवार को मैं कंट्रोल, परिवार नियोजन नहीं कर परिवार को कौन बढ़ा रहा है आप बताइए? परिवार को सभी लोग बढ़ा रहे हैं। जो मेरे पास कोई ऐसी नीति हो कि मैं परिवार नियोजन कर दूं, नॉन प्रैक्टिशनर्स को आप अपने यहाँ भर्ती कर लेंगे, उनको अपनी सदस्यता दे देंगे। जो वकालत कर नहीं रहा है, परचूनी की दुकान चला रहा है, उसको आपने वकालत में अपने यहाँ दर्ज कर लिया। हॉल में तो प्रैक्टिशनर एडवोकेट ही आते हैं जो कार्यक्रम में, सभी जो एनपीज हैं, मैं मानता हूं खुले हृदय से नॉन प्रैक्टिशनर हमारे यहाँ हैं, लेकिन उन कार्यक्रम में नॉन प्रैक्टिशनर्स प्राय कभी भी अपना हस्तक्षेप न करते हैं, ना अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। मेरे जो परिवार है वो वहाँ का प्रैक्टिशनर से आप तो देखिए बचाव की मुद्रा में रहेंगे, जो सत्ता पक्ष होता है वो बचाव नहीं। आपने सिविल फोरम वाली बात कही, उसका जवाब हम यहाँ पर पूर्व अभी सिविल लॉयर्स फोरम की बात हम राकेश तिवारी जी से चलिए, अब राकेश तिवारी जी के पास हम चलते हैं सीधे। राकेश जी, आप भी इस पर जवाब दें। देखिए, जहाँ तक मैं अध्यक्ष जी की बात से सहमत हूँ कि परिवार वास्तव में बड़ा है और उस परिवार में बैठने की जो व्यवस्था है उसको अगर ये व्यवस्थित और उसमें प्रयास करें तो ऐसा नहीं है, निश्चित रूप से डेकोरम इनके यहाँ भी व्यवस्थित हो सकता है। सिविल लॉयर फोरम में एक संख्या निश्चित है और उस संख्या में सिविल फोरम कोई अलग संस्था नहीं है, अलग संस्था नहीं है, ये आप कहेंगे अलग ही संस्था है सर। नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप पूछिए इनसे अलग संस्था है, मन को रखने के लिए आप पूछिए नहीं से संस्था अलग है, तिवारी से पूछिए, बताइए सिविल लॉयर्स अलग संस्था है या नहीं है? आपकी मदर बॉडी है ये, मैं जानता हूँ, मतलब हमारी मदर बॉडी बार एसोसिएशन नियम और कानून
हमारे चलेंगे, बार एसोसिएशन मथुरा का चलेगा, वो हमारे सभी रेस्पेक्टिव मेंबर्स हैं, वो निश्चित रूप से मिसाल सिविल बार, सिविल लॉयर्स फोरम ही प्रस्तुत करती है। भाई आपका छोटा सा परिवार है, आप 50 लोग हैं, आप कैसे भी आकर के बैठ जाइए, कुछ भी कर लीजिए। और यहाँ पर 2000 में हमारे सम्मान 2000 और 50 में तो बड़ा अंतर होता है साहब। श्याम सिंह अहेरिया जी, आप अधिवक्ताओं के बारे में क्या सोच रखते हैं? आप एक अहम पद पर रह चुके हैं और आपसे हम खुले आपके विचारों की अपेक्षा रखते हैं। ये अधिवक्ताओं के बारे में मेरा ये कहना है कि जो समाज में इन लोगों का कार्य है, उनके बिना लोग अपनी बात अदालत में नहीं कह सकते, और बाकायदा जो भी अदालत में बात कहते हैं जनता के हित में कहते हैं। जो व्यक्ति इनके पास जाता है, ऐसा कहना तो गलत है अहेरिया जी कि इनके बगैर अपनी बात नहीं कह सकते हैं। खत्री साहब, मैं अब आपको 2 मिनट दीजिए, एक्सप्लेन करता हूं। जी करिए। किसी ऐसे साधु, बहुत ही नपे तुले शब्दों में अपनी बात को कहिएगा, बहुत ही नपे तुले शब्दों में। समय कोई व्यक्ति ऐसा विरक्त हो उसकी तो कहता नहीं। आपसे लेकर, मोची से लेकर और प्रधानमंत्री तक प्रत्येक व्यक्ति को अधिवक्ता की आवश्यकता होती है। अधिवक्ता कभी किसी के खिलाफ नहीं होता है, अपने मुवक्किल के हित को प्रोटेक्ट करता है, उसकी बात को करता है। वो ये नहीं चाहता कि खत्री मुकदमा हार जाए, वो ये चाहता है कि मेरा मुवक्किल मुकदमा जीत जाए। कई बार नूरा कुश्ती भी चलती रहती है। नेवर, कभी नहीं। आप अदालतों में तो लड़ते रहते हैं 100% गलत। और शाम को मिलते रहते हैं। नहीं, वो शाम को हम भाई हैं, हम तो मिलेंगे साहब। और फिर कहते रहते हैं कि यार तुम अपने वाले को टहलाते रहो, एडजॉर्नमेंट नहीं, शाम को मुकदमों पे कोई चर्चा नहीं होती है। ऐसा 34 साल में मेरे जीवन में नहीं आया कभी, न मैंने ऐसा अब ये बता दीजिए, चलिए आप ही बता दीजिए, आप तो सत्ता में हैं, सरकार आपकी है, आप बता दीजिए क्या क्या और सुधार की गुंजाइशें, कुछ तो स्वीकार कीजिए। पूर्व अध्यक्ष जी इंद्र कुमार वशिष्ठ जी, आप तो कुछ अपने व्यक्तित्व का परिचय दीजिए, इनसे दोस्ती मत निभाइए। असल में बहुत ही कम समय में आप अपनी बाहरी लोगों का प्रवेश बंद करना पड़ेगा कचहरी परिसर में। ये तो वो बंद हो जाएगा तो बहुत सुधार आ जाएगा। और अपने जो युवा अधिवक्ता है उनको शिक्षित करना पड़ेगा। युवा अधिवक्ताओं को शिक्षित करना पड़ेगा। असल में संस्कारों में भी कमी आ रही है हमारे यहाँ। हाँ। पहले हमारे यहाँ आप जो कह रहे थे ना, सीट नहीं मिलती है, सीनियर अधिवक्ता भी खड़े होते हैं, वो चीज़ असल में अब हम लोग अपने जूनियर अधिवक्ता को चलिए, चर्चाओं का ये दौर निरंतर जारी रहेगा। मैं मथुरा हूं कि इस एक्सक्लूसिव शो में हमारे मध्य में मौजूद रहे मथुरा बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष इंद्र कुमार वशिष्ठ और वर्तमान में अध्यक्ष ब्रज गोपाल एडवोकेट, और उनका साथ दे रहे थे हमारे साथी योगेश खत्री। निश्चित जो है इसी प्रकार से बार का जो कार्य है अपनी ईमानदारी और निष्ठा से करना और बातकारियों की समस्याओं को उठाना, निश्चित जो अपने पर कायम रहेंगे। हम एक बार फिर से अपने दर्शकों से इजाजत लेते हैं। देखते रहें नियो न्यूज़। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ।